अगेन सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग सबसे पहले लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे उसको एक बार रिकॉल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, सबसे पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो हमने कुल मिला के इसको तीन जगह देखा था। एक इनसाइड, दूसरा सरफेस पे और तीसरा आउटसाइड। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। हम बात करें सबसे पहले इनसाइड की, यानी मान लेते हैं पॉइंट क्या है, पी है। ठीक है, मतलब पी मतलब क्या है? आर इज लेसर देन कैपिटल आर। आर जो है वो कैपिटल आर से लेस है। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं क्यू। यहां पे क्या है? आर इक्वल टू आर है। और तीसरा ले लेते हैं आर ग्रेटर देन आर। यहाँ पे क्या लेते हैं? पॉइंट आर ही नाम देते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सारी जगह पे फील्ड देखते हैं। फील्ड एट पी, सबको पता है कि फील्ड एट पी कितना होता था? 0। ठीक है, फील्ड एट क्यू, फील्ड एट क्यू, फील्ड एट क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर। और आर पे देखें, फील्ड एट आर, फील्ड एट आर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/क्यू अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। याद कीजिए ग्राफ, ग्राफ याद करते हैं। तो ग्राफ हमने देखा था कि जब तक आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है, तब तक वैल्यू क्या होगी? 0। तब तक फील्ड क्या होगा? 0। ये हम ई और स्मॉल आर का कर्व बना रहे हैं। ठीक है, जब उसके बाद अचानक फील्ड क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा और फिर वहां से क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये फील्ड कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो अगला पढ़ने वाले हैं, अगला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग की हम बात कर रहे हैं। तो नॉन कंडक्टिंग का में भी क्या होता था? सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाता था? सरफेस भी आ जाता था। तो ये बिल्कुल सेम केस होगा, तो इसके बारे में भी हम ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है यानी चार्ज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं बात करूं फील्ड एट पॉइंट पी, तो याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर। अगला फील्ड एट क्यू इक्वल्स टू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फील्ड अपॉन आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये तीन हमारे पास, ये तीन हमारे पास फील्ड्स हैं। क्लियर है? गौर से देखा कि आर इक्वल्स टू कैपिटल आर तक, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर तक मेरा जो फील्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और सेंटर पे कितना होगा? 0 होगा। इसके बाद फील्ड क्या हो रहा है? यहाँ पे ई जो था वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था। याद रखिएगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और उसके बाद फिर फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। दूसरे बाद फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये मेरा कुल मिला के तीन पार्ट हमने पढ़ा था। अब हम लोग गॉस लॉ का अप्लाई करके, बेसिक्स गॉस लॉ को याद कर करके अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्वेश्चन अगर आ जाए तो गॉस लॉ कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के 2 सवाल कराएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली और सिर्फ गॉस लॉ लगाने की कोशिश करनी है आपको, और कुछ नहीं।
Everyone try this question. सब लोग ट्राई करें, एटलीस्ट सोचें कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, बिल्कुल डेरिवेशन को याद करें। चलिए जल्दी, आपके पास कुल मिला के 3 क्वेश्चन है। एक है इनसाइड, दूसरा है सरफेस, तीसरा है आउटसाइड। चैट में बताएं क्या आंसर आ रहा है। लास्ट 30 सेकेंड्स, फिर मैं शुरू करूंगा। चलिए, पहला पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट बोल रहा है इनसाइड के पॉइंट पे। इनसाइड के पॉइंट पे निकालना है अपने को, तो मैं क्या करूंगा, आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस बना दूंगा। आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस बना दूंगा, सबको पता है। अब गॉसियन सरफेस बन गया तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। याद रखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की बात करें अगर हम लोग, तो ये क्या होता है, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू 1/epsilon naught टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। बोलिए, क्लियर है क्या? 1/epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। क्लियर है? अब मैं क्या कह सकता हूं कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड मेरा क्या है, इस केस में अंदर में क्या कोई चार्ज है क्या? आप बताओ, क्या अंदर में कोई चार्ज है क्या इसके? ये जो हमने ग्रीन कलर का गॉसियन सरफेस बनाया है, क्या उसमें कोई चार्ज इनक्लोज है? एवरीवन खुद सोचो, यहां पे सेल पे, ये सेल है पूरा का पूरा, ये Q1 और ये Q2 है। तो क्या इस आर रेडियस का जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है, इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज है क्या? दीक्षा सिंह नो, बिल्कुल सही, कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है। क्यू इनक्लोज 0 हो गया तो क्या ई भी 0 नहीं हो जाएगा? बोलिए, क्या ई 0 नहीं हो जाएगा? तो पहला अपना सॉल्व हो गया, लेकिन मैं इसको दूसरे मेथड से भी बनाऊंगा। मैं इसको दूसरे मेथड से भी बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि जो आर डिस्टेंस पे, गॉसियन सरफेस पे, यानी मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पे अपना फील्ड कितना होगा, तो फील्ड जो होगा वो दोनों स्फेरिकल शेल की वजह से होगा। दोनों स्फेरिकल शेल की वजह से फील्ड का सम होगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो दोनों स्फेरिकल शेल की वजह से जो फील्ड होगा उसका सम होगा। एक दूसरा तरीका गॉस लॉ के अलावा कर रहा हूं, तो 1 पहला वाला जो स्फीयर है उसके इनसाइड है,
याद रखिएगा किसी भी शेल के इनसाइड में फील्ड कितना होता है? 0। अच्छा मैं बोलूं कि दूसरे वाले के भी इनसाइड है तो उसके वजह से भी फील्ड कितना होगा? 0। क्या क्लियर है क्या? किसी भी तरीके से देखो तो फील्ड क्या आएगा? 0। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ दोनों में से किसी मेथड में, एनीवन? Anyone having any issue? किसी को दोनों तरीके से दिक्कत है? मैं एक तरीका क्या बोल रहा हूं? मैं एक तरीका बोल रहा हूं, गॉस लॉ लगा करके। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं कि हम लोग दोनों शेल की वजह से उस पॉइंट पे फील्ड निकाल लेंगे। क्या ये क्लियर है सबको? रोशन, अनिमेश, प्रत्युष, दिव्यांशु, इज इट क्लियर? क्या सबको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया? गुड। लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आर्यन ने रिस्पॉन्ड किया आंसर का। मैं आर्यन चाहता हूं आप दोनों मेथड पे जाएं। फिर से आपको गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। इस बार गॉसियन सरफेस कैसा लेना पड़ेगा? कुछ ऐसा। मान लेते हैं ये भी आर डिस्टेंस का है, ठीक। इस बार ई के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अनिमेश कहां से आया? अनिमेश अनम्यूट कर रहा हूं, बताओ क्या बोल रहे हो? सर वो मल्टीप्लाई 5। ये 5 है, इसके बारे में कह रहे हो ना? यस सर। ये 5 है। क्या मैंने इसको नहीं बताया था कि ये इंटीग्रेशन का साइन है फॉर क्लोज सरफेस? ओके सर ठीक। अनिमेश रिवीजन करो, रिवीजन। हवा में बातें मत करो। ये इंटीग्रेशन का साइन है। लास्ट क्लास के नोट्स को देखिए, पूरा इतना डेरिवेशन कर लिया हमने, लेकिन अभी तक आप इसको 5 समझ रहे हो। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस। बुक खोले, कॉपी खोल के पढ़ लिया करें कभी कभी सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस, गॉसियन सरफेस ले लिया हमने। गॉसियन सरफेस ले लिया है, फिर से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज सरफेस का पूरा ई डॉट डी है, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? यही तो कहता है इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। सबको पता है कि ई डॉट डी ए क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ई इंटू डी ए कितना हो जाता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता था ना? डेरिवेशन याद करो, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है? Q1। तो क्या आप कह सकते हो क्या E इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर? बोलिए किसी को दिक्कत है तो। मैंने बोला कि उस इनक्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? उस इनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? Q1 है। बोलिए, अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो एक ही तो चार्ज है, Q1। तो क्या हम लोग गॉस लॉ नहीं लगा लेंगे? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर है सबको? अब एक और पॉइंट आता है कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पे हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यहां पे कि इस पॉइंट पे, ये जो हमारा मान लेते हैं कि हमने पॉइंट ले लिया है, ये इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे अगर हमको फील्ड निकालना है तो दो शेल्स की वजह से निकलेगा, एक E1 की वजह से और दूसरा E2 की वजह से। दो शेल मेरे पास हैं जिनके वजह से उस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है। लेकिन बहुत क्लियर बात है कि 2 वाले के अंदर है, दो शेल है, याद रखिएगा। एक शेल है और एक दूसरा शेल है, ये 1 है और ये 2 है।
तो इस पॉइंट पे 2 वाले से इनसाइड है, तो इसके वजह से तो फील्ड क्या हो जाएगा 0, और 1 वाले के r डिस्टेंस पे है, तो हम क्या कह सकते हैं 1/4πε0 Q1/r²। क्या ये क्लियर है क्या सबको? क्या ये क्लियर है क्या दूसरा मेथड भी, कि दोनों शेल की वजह से फील्ड का सम कर दिया हमने? बोलिए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये दूसरा केस समझ में आया क्या, कि हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो गॉस लॉ लगा के निकाल सकते हैं, और दूसरा दोनों शेल की वजह से अलग अलग फील्ड निकाल के लगा सकते हैं। तीसरा देखते हैं, मुझे लगता है ये बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। मान लेते हैं एक शेल है अपने पास r1 रेडियस का, सॉरी r1 रेडियस का, एक और सेल है r2 रेडियस का, और हम देख रहे हैं किसी p पॉइंट पर बाहर में। अगर आप इसके लिए अगर आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, अगर आप इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाओगे, अगर इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो फिर से क्या लिखना पड़ेगा अपने को, E डॉट डी ए इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब इस सरफेस के अंदर तो Q1 भी है और Q2 भी है, तो टोटल कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2। E डॉट डी ए इक्वल्स टू 1/ε0 Q1 बाई प्लस Q2। E डॉट डी ए कितना होता है, E इंटू 4πr² होता है, इक्वल्स टू 1/ε0 Q1 प्लस Q2। तो E इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4πε0 Q1 प्लस Q2 बाई r²। इज इट क्लियर क्या? 1/4πε0 Q1 प्लस Q2 अपॉन r²। अगर इसको दूसरे मेथड से देखें, तो अब देखते हैं कि P पॉइंट पे दो शेल की वजह से निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटे वाले शेल की वजह से निकालेंगे, तो E1 कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन r²। दूसरे की वजह से कितना हो जाएगा, दूसरे के भी बाहर है, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q2 अपॉन r²। टोटल कितना हो जाएगा E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 प्लस Q2 अपॉन r²। क्या ये सबको क्लियर है क्या? क्या दोनों मेथड क्लियर है क्या सबको? या तो गॉस लॉ से बना सकते हैं, या तो दोनों शेल की वजह से अलग अलग फील्ड निकाल के जोड़ देते हैं। मेरा हमेशा मानो ये शेल वाला आसान होता है। कारण क्या होता है कि 3 शेल दे देंगे अगर आपको, तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो सारे शेल की वजह से फील्ड निकाल के ऐड कर देना है। लेकिन अगर आप गॉस लॉ से निकालना चाहते हैं तो भी गलत नहीं है। इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो बाबू, अगर ये क्लियर है तो हम एक और सवाल कर सकते हैं इस पे। एक ट्राई तुम लोग खुद मारो, ठीक? तो सारे फॉर्मूले याद कर लेने इसमें। मैं गॉस लॉ से इस बार नहीं बताने वाला हूं, मैं आप लोग को इस बार गॉस लॉ से नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ एक मेथड से बताऊं, सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? आप लोग बताइए, इसका सेम तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्राई करें। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, बस चार्ज बदल दिया गया है थोड़ा सा। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें तीनों पॉइंट पे। मैं इस बार सिर्फ यही बोलूंगा, आप सीधा सीधा दोनों शेल की वजह से फील्ड निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करें। चाहो तो गॉस लॉ यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये शेल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं।
जल्दी। वन का बताइए कितना होगा? वन पे फील्ड कितना होगा? चलो रोशन ठीक है, पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा वेरी गुड रोशन, सही है। पर रोशन कैसे किया? गॉस लॉ से किया या मतलब ये नॉर्मल फील्ड ऐड करके किया, दोनों की वजह से? रोशन गॉस लॉ से किया, चलो ठीक है। वन पॉइंट पे अगर मुझे कोई फील्ड निकालने को बोलेगा तो मैं ऐसे कहूंगा कि मेरे पास कुल मिला के दो शेल्स हैं, पहले शेल की वजह से फील्ड 1 और दूसरे शेल की वजह से फील्ड 2। मैं कहूंगा कि मेरे पास दो शेल्स हैं, एक शेल 1 है एक शेल 2। लेकिन हम शेल्स के बारे में जानते क्या है? हम जानते हैं कि इनसाइड के पॉइंट पे, इनसाइड में फील्ड क्या होता है? 0 होता है। तो पहले वाले शेल के इनसाइड है क्या? तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि पहले वाले शेल की वजह से E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या हम दूसरे सेल की वजह से कह सकते हैं क्या? दूसरे वाले सेल के भी इनसाइड है तो फील्ड क्या हो जाएगा? 0। तो दोनों 0 है तो क्या E इक्वल्स टू 0 नहीं आ जाएगा क्या? बोलिए, तकलीफ है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? फर्स्ट, क्यों ना दूसरा भी निकाला जाए? मैं गॉस लॉ नहीं लगा रहा हूं आप लोग की तरह, गॉस लॉ आप लगा रहे हो अगर लगाना है तो। एट 2, फिर से बोलेंगे फील्ड किसकी वजह से होगा? दोनों शेल की वजह से होगा। तो गॉस लॉ तो बहुत क्लियर है कि कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा ये निकालना है बस। ठीक है, वो दिव्यांशु आर स्क्वायर छूट गया, 1/4 पाई खाली लिख दिया, क्यू बाई आर स्क्वायर भी तो होगा, खाली कांस्टेंट लिख दिया। तो मैं वैसे कहूंगा कि ये जो दो वाला पॉइंट है, ये दूसरे वाले शेल यानी बड़े वाले शेल के तो इनसाइड ही है अभी भी। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी 2 की वजह से ये 0 है, लेकिन 1 की वजह से 0 नहीं है क्योंकि 1 के तो बाहर आ चुका है पहले वाले छोटे वाले शेल की वजह से। छोटे वाले शेल के बाहर आ गया तो इसके वजह से तो 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का होल स्क्वायर, बाहर है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू का आर स्क्वायर प्लस 0। तो अब हम कह सकते हैं कि ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है मेरी बात? देख लो आयुष, तुम लोग की तरफ से रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्ड करो। मैं तो बताया था ना, इनसाइड में 0 होता है शेल के, सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और आउटसाइड में 1/4 पाई क्यू बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर होता है। ये तो फॉर्मूला याद रहेगा तो भी क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग किसी दिन। क्या टू क्लियर है क्या? अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे में क्या दिक्कत है? एट 3। अब तीसरा जो पॉइंट है ये दोनों शेल की वजह से बाहर है, तो E इक्वल्स टू क्या होगा? E1 प्लस E2। अब मुझे 1 की वजह से देखूं तो 1 के बाहर है, कितने डिस्टेंस पे? कितने डिस्टेंस सेंटर से? R डिस्टेंस पे है। तो क्या लिख सकते हैं? E1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, E2 की बात करें तो वो उसका वैल्यू भी कितना होगा? चार्ज कितना है? क्यू ही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन दिक्कत क्या है? एक प्लस और दूसरा माइनस है, तो डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। तो टोटल फील्ड कितना कह सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q upon R square minus 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. ऑपोजिट चार्ज है, Q Q कैंसिल हो गया, सॉरी पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, यानी थर्ड पॉइंट पे फील्ड कितना आया, थर्ड पॉइंट पे फील्ड कितना आ गया. Is this clear to all of you? Is it clear to all of you? क्या सबको ये समझ में आ रहा है क्या? स्लाइड नीचे कीजिएगा. क्या दिव्यांशु ऐसे? क्या सबको ये लॉजिक क्लियर है क्या? कि कैसे गॉस लॉ लगा करके, या हम लोग, अच्छा इस गॉस लॉ भी लगाते तो बड़ा सिंपल होता. पहले वाले के अंदर कोई चार्ज नहीं था और तीसरे वाले के अंदर भी कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि Q माइनस Q कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है दिव्यांशु, क्वेश्चन लिख लो अगर टाइम टाइम लेकर के, बाद में मेहनत जितना कम करना पड़े, जो करना है क्लास में कर लो, वरना क्वेश्चन लिखने के लिए जगह छोड़ दो. लेकिन मुझे पता है कि जगह छोड़ोगे तो बाद में होगा नहीं ठीक से वो काम. सो बेहतर है कि बिल्कुल कॉपी पे क्वेश्चन के साथ नोट्स बनते रहना चाहिए. कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, सब चीजें होनी चाहिए. ठीक है, लिख लिया. चलो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं. तो अब हम क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शीट, ये पांचवा डेरिवेशन है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादा यूज भी बहुत ज्यादा आता है. ठीक, कैपेसिटर चैप्टर में भी इसका बहुत यूज आएगा. तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शीट. ठीक है, एक चार्ज कंडक्टिंग शीट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं. ठीक है, कैसे निकालेंगे देख लेते हैं एक बार. तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमको पी पॉइंट पे चाहिए, पी पॉइंट पे फील्ड चाहिए. तो हमने क्या किया कि इस शीट के अराउंड हमने क्या किया कि एक क्यूबॉइड कट कर लिया. ठीक है, एक क्यूबॉइड कट कर दिया. ठीक है, एक क्यूबॉइड कट कर लिया. मैं थोड़ा इसको और अगर साफ से बनाऊं, अगर थोड़ा और साफ से अगर बनाऊं, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे देखूं. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, फिगर सबको समझ में आ रहा है क्या? हमने क्या किया, एक तरीके से एक क्यूबॉइडल उसके उसके अंदर हमने एक बना दिया. क्यूबॉइडल शेप का हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया. ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस. ये हमारा गॉसियन सरफेस. ठीक है, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस. ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज का शीट था, शीट का मतलब पेज था. ठीक है, हमने क्या किया कि गॉसियन सरफेस बना दिया इस तरह का क्यूबॉइडल शेप का. तो लिख लेते हैं, कंसीडर a
क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस with area क्लियर है, विद एरिया ए। क्लियर है, एरिया किसका है, एरिया इसका है, ये वाला पार्ट ए। क्लियर है। अब आपके मन में कुछ सवाल आने चाहिए। क्या सवाल आने चाहिए कि सर इसके वजह से कैसे फील्ड होगा, कितने तरह के सरफेस होंगे। तो मैं अगर सरफेस को गिनवाऊं, अगर मैं सरफेस गिनवाऊं तो इस क्यूबॉइड में कितने फेस होंगे, आप मुझे बताइए। क्यूबॉइड में कितने फेस होंगे, हाउ मेनी फेसेस विल बी देयर इन दिस क्यूबॉइड। वेरी गुड, अनिमेश रोशन कह रहे हैं 6 फेस, बिल्कुल सही बात है। हम एक एक करके सारे फेस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हर फेस को ड्रॉ करते हैं। जैसे मेरा पहला फेज है A1, ठीक है, A0 ले लेता हूं मैं इसको, A0 ऐसे। तो नीचे की तरफ भी कितना होगा, A0 होगा, ठीक है। या मैं सीधा सीधा इतना दिमाग लगाए बिना मैं सीधा सीधा अगर इसको कुछ ऐसा कर दूं, मैं एक सेकेंड, आप ड्रॉ मत कीजिए कुछ, मैं इतना दिमाग लगाने के बजाय मैं इसको सीधा सीधा क्यूबिकल बना देता हूं, ताकि समझने में आसान रहेगा। सबका एरिया क्या रहेगा, सारे सरफेस का एरिया ए रहेगा, सबका सारे सरफेस का एरिया ए रहेगा, ठीक है। वैसे इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, हमने बना दिया। अब इसमें कुल मिला के 6 फेसेस हैं, कुल मिला के 6 फेसेस हैं इसमें। कुल मिला के 6 फेसेस हैं। अब मैं 6 फेस को एक एक करके ड्रॉ करता हूं। पहला मान लेते हैं, पहले वाले फेस का एरिया कुछ ऐसे होगा ए, दूसरे वाले का एरिया क्या होगा, कुछ ऐसे होगा ए। सबका एरिया पहले ड्रॉ कर रहा हूं, सबका एरिया वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, सबका एरिया वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। तीसरे वाले का एरिया होगा कुछ ऐसे, चौथे वाले का क्या होगा, कुछ ऐसे, एक पांचवें वाले का कैसा होगा, कुछ ऐसे बाहर की तरफ, छठे वाले का क्या होगा, कुछ इनसाइड की तरफ ए, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, सबका चलो एरिया ड्रॉ कर दिया। अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए हम फील्ड ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा। रोशन ने बोला कि सर क्यूबॉइडल को क्यूबिकल क्यों किया, देखो इसलिए किया क्योंकि जनरली आपको कई जगह सिलिंड्रिकल भी दे देता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं इजी डेरिवेशन करें। क्यूबॉइडल में क्या था कि सबका एरिया अलग ले रहे थे, सिंबल बढ़ जाता, तो मैंने उसको क्यूबिकल कर दिया। इसको सिलिंड्रिकल भी ले लें तो कोई खास तकलीफ नहीं है, सिलिंड्रिकल से और ये आसान बन जाएगा, ठीक है। अगर रोशन डेरिवेशन ही करना है अगर अपने को, ठीक है, तो रोशन ने जो कहा कि सर क्यूबॉइडल क्यूबिकल किया, मैं तो इसको सिलिंड्रिकल भी ले सकता हूं। डेरिवेशन सिलिंड्रिकल में फायदा क्या होगा कि सरफेस बहुत कम हो जाएगा, सरफेस का अमाउंट जो हो जाएगा वो काफी कम हो जाएगा। तो मैं, चलो आप लोगों ने अगर फिगर नहीं बनाया है, आप लोगों ने फिगर नहीं बनाया है, तो मैं इसको और आसान करके इसको सिलिंड्रिकल शेप में डाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके लिए शेप ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसीलिए देखो मैं क्यूबिकल, क्यूबॉइडल, स्फेरिकल छोड़ करके सिलिंड्रिकल भी बना सकता हूं। जैसे सिलिंड्रिकल कैसा बनाऊंगा, इसमें गॉसियन सरफेस, एग्जाम में तीनों में से कोई भी ले लें, दिक्कत नहीं है। मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, चलिए बोलिए रोशन, समझ में आ गई बात। हम कोई भी गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, पहली चीज, हम कोई भी गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए देख लेते हैं अनिमेश, आप जो कह रहे हो वो पॉइंट देख लेते हैं। मेरे पास कितने सरफेसेस है, मेरे पास कुल मिला के 3 बड़े सरफेस है। एक सरफेस ये वाला है ए, दूसरा सरफेस है ये वाला ए, और तीसरा सरफेस कुछ इस कर्व्ड सरफेस एरिया है A0। दिक्कत क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होता है वो हमेशा अवे होता है,
तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड हमेशा अवे होता है, तो हम कह सकते हैं क्या कि अवे होगा तो कैसा होगा, ई होगा। इधर भी क्या हो जाएगा, अवे होगा तो कितना होगा, ई होगा। पॉजिटिव के हमेशा अवे होता है, क्लियर है। और इसके वजह से भी हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? क्या आपको तीनों सरफेस क्लियर है क्या? तीनों सरफेस पे क्या मैं लिख सकता हूं क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, total flux in a closed surface, total flux in the closed surface E dot dA equals to 1 by epsilon naught times charge enclosed। कोई दिक्कत नहीं, 1 by epsilon naught times total charge enclosed। अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने पार्ट में ये सरफेस डिवाइडेड है, टोटल कुल ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जगह थीटा मेरा 0 डिग्री, यहां भी थीटा मेरा 0 डिग्री, और यहां थीटा मेरा 90 डिग्री। तो आपको भी पता है कि एक सरफेस की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं क्या, मैं क्या कह सकता हूं क्या, कि अगर मैं टोटल फ्लक्स देखूं, टोटल फ्लक्स देखो तीनों सरफेस का मिला करके, तीनों सरफेस का अगर मिला के मैं देखूं तो एक जगह क्या हो जाएगा, E इंटू ए हो जाएगा cos 0, प्लस दूसरी जगह भी क्या हो जाएगा, E इंटू ए cos 0, प्लस तीसरे जगह कितना हो जाएगा, E इंटू ए इंटू cos 90। मुझे नहीं पता यहाँ पे E कितना होगा, मान लेते हैं नॉट ले लेते हैं और एरिया नॉट, दोनों का नॉट लेते हैं। दिक्कत क्या है कि एंगल 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज्ड। गौर से देखते हैं, E cos 0 कितना हो जाएगा, E प्लस E कितना हो गया, 2E, 2 इंटू E इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। क्लियर है, चार्ज इनक्लोज। अगर मैं इसको बात करूं E इक्वल्स टू लिखूं, अगर E इक्वल्स टू लिखूं, अगर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q इनक्लोज्ड अपॉन एरिया, और नीचे में कितना हो जाएगा 2। तो आपको भी पता है कि एरिया कौन सा है, एरिया यही वाला तो पार्ट है सिलेंडर का। तो अगर मैं Q इनक्लोज अपॉन एरिया देखूं तो क्या Q अपॉन इनक्लोज अपॉन एरिया इक्वल्स टू, हम क्या सिग्मा नहीं कह सकते हैं? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा होता है, याद रखिएगा, सिग्मा कहते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां मैं अगर सीधा सीधा कहूं चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये बहुत ज्यादा टर्म यूज होने वाला है। तो Q इनक्लोज्ड पर यूनिट एरिया को कहते हैं हम लोग सिग्मा। तो अब बोलिए फाइनल फॉर्मूला कितना बन गया, फाइनल फॉर्मूला बन गया E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव के अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स। सबसे बड़ी बात कि जो मेरा फील्ड आया है वो शीट से कितने डिस्टेंस पे है इस पे डिपेंड नहीं करता। ये जो ई का जो वैल्यू आया है ये आर पे डिपेंडेंट नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि एक शीट की वजह से जो फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। जल्दी से इस डेरिवेशन को लिखिए, कहीं कोई दिक्कत होती है पूछिए सब लोग, कहीं भी कोई दिक्कत है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एक और इस तरह का करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शीट। हमने क्या ले लिया, एक सिलेंडर का गॉसियन सरफेस बना लिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये जो हमने बनाया है ये हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। और साथ साथ में लिख रहे हो तो भी बुरा नहीं है, लिखते चलो बस। अनिमेश ने पूछा है कि सिग्मा एरिया पे डिपेंड करता है ना, बिल्कुल करेगा, लेकिन जनरली क्या होता है कि डेंसिटी जो होता है, अनिमेश सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, डेंसिटी क्या वॉल्यूम पे डिपेंड करता है क्या? नहीं ना, डेंसिटी वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूले में मास पे वॉल्यूम होता है, पर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। डेंसिटी हर सिस्टम का दिया रहेगा आपको, उसी तरीके से सिग्मा भी आपको हर शीट का दिया रहेगा, हर शीट का सिग्मा भी जनरली आपको दे दिया जाता है, ठीक है।
चलिए जल्दी लिखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये भी, छोटे छोटे 2-3 नंबर में डेरिवेशन आते हैं। कंसीडर, जितना डेरिवेशन इस चैप्टर में है ना उतना पूरे सिलेबस में नहीं होगा इसके अलावा। कंसीडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल विद एरिया ए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ का ये स्टेटमेंट है, टोटल फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज। टोटल फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस, जो सर्कल का साइन बना हुआ है वो क्लोज सरफेस शो करता है, ठीक। अब 3 सरफेस में डिवाइडेड था, 1 2 3, देख लिया कि 2 में तो cos थीटा 0 है और तीसरे वाले में एंगल 90 है, 90 वाला मामला खत्म हो जाएगा अपने आप, cos 90 हो जाएगा। आशुतोष समझ में आ रहा है? आशुतोष एंड रोहित, जल्दी लिख लो फिर बताओ। रोशन, आपने जो सवाल पूछा उसका समझना जरूरी है। अच्छा रोशन, कोई क्लोज्ड सरफेस को भी 2 डायमेंशनल हो सकता है क्या? किसी चीज को डिब्बे में बंद करना चाहते हो, क्या डब्बा 2 डायमेंशनल हो सकता है क्या? नहीं ना, वही कहना चाहता हूं, 3 डायमेंशनल ही होगा। चलिए बच्चों, होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद याद रखना, ये अभी बहुत, ये जो अभी हम कर रहे हैं ना ये डेरिवेशन, ये इतना पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग। आज पूरा क्लास हमारा कम से कम 1 घंटा 45 मिनट और यही चलने वाला है, वो शीट ही चलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना है आज के बाद से कि एक शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसको मान लें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अभी तक आपने पढ़ा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, ठीक ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टर। देखो स्फेरिकल कंडक्टर बात कर लिया था, लेकिन मान लीजिए कोई रैंडम कंडक्टर हो, अगर कोई रैंडम कंडक्टर हो तो क्या करेंगे? रैंडम कंडक्टर के पास में हम फील्ड देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं, फिर से वही काम करते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं, का एक एंड अंदर की तरफ हो और एक एंड बाहर की तरफ हो, किसी भी शेप का कंडक्टर हो जाए, किसी भी शेप का। तो क्यूबॉइडल टाइप लग रहा है, अगर रैंडम कैसा भी हो, आप उस पॉइंट पे क्या ले लें, एक ले लें, आप गॉसियन सरफेस ले लें, ठीक है। फिर से हम लिखेंगे यहां पे कंसीडर कंसीडर गॉसियन सरफेस Gaussian closed surface of cylindrical shape cylindrical shape, ठीक है। एरिया मान लेते हैं इसका, क्या ले लिया हमने, एरिया ले लिया ए, ठीक। अब आप फिर मेरे को क्या कहोगे कि अच्छा सर कितने सरफेस है इसमें, बताइए कितने सरफेस है?
पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, कंडक्टर को हमने पॉजिटिव चार्ज लिया। जो भी कंडक्टर होता है सर चार्ज बाहरी होता है हमेशा, ठीक है। तो आप कहोगे ना कि कुल मिला के 3 सरफेस है। एक सरफेस तो अपने पास कैसा है, एक सरफेस अपने पास जो है वो है कुछ इस तरीके का, एरिया ऐसा है, ठीक है। दूसरा सर्फ एरिया कैसा है, कुछ ऐसा है, और तीसरा एरिया कुछ ऐसा है, ठीक है। तो मैं तो एक काम करूंगा, मैं तो लिखूंगा यहां पे फील्ड E1, यहां पे फील्ड लिख दूंगा E2, और इसके जगह लिख दूंगा E3। क्लियर बात? E1 E2 E3 तीनों का जगह अलग फील्ड ले लिया। मान लेते हैं कि इसका एरिया A1, एरिया तो दोनों का देखो सेम ही होगा सामने वाले साइड्स का। इसका एरिया कितना हो जाएगा A1A, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका एरिया कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कुछ A0 मान लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा ऊपर वाले के लिए फील्ड किधर होगा, फील्ड तो पॉजिटिव के अवे होता है ना, फील्ड तो पॉजिटिव के अवे होता है, फील्ड तो पॉजिटिव के अवे होता है इस तरह। क्या ये इतना क्लियर है क्या? मैं कह रहा हूं पहले तीनों का एरिया बनाया, एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, कोई मसला नहीं है। फिर तीनों सरफेस पे फील्ड बनाया, तो हमेशा फील्ड कैसे लिए लिया हमने, आउटवर्ड ले लिया, ठीक है। अब मैं एक बार गॉस लॉ लगा के देखता हूं। गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ, total flux through the closed surface E dot dA, total flux through the surface is equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed। चार्ज इनक्लोज कितने में, इतने एरिया में, इतने एरिया में जो चार्ज इनक्लोज हुआ, ठीक। अब मैं कहता हूं कि सरफेस को 3 पार्ट में बांट देते हैं। तो पहला पार्ट लेते हैं, पहला पार्ट लेते हैं E1 A1 cos 0, E1 A cos 0, डन, ठीक। दूसरे का भी ले लेते हैं E2 A cos 0, E2 A cos 0, फिर से प्लस सॉरी E3 इंटू A cos 0, अगला प्लस E2 इंटू A0 cos 90 इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। मुझे लगता है कि आप लोग अग्री करोगे कि cos 90 वाला फैक्टर तो 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक बात और याद रखो, कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होता है वो कितना होता है, 0। तो क्या ये E3 होगा क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि E3 भी मेरा क्या है, 0? तो मेरा 2 फैक्टर तो निकल गया। हमारे पास कौन सा बचा, सिर्फ हमारे पास सिर्फ बचा E1 इंटू A इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो E1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एरिया। आप जानते हो कि चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। तो क्या आप फाइनली लिख सकते हैं हम लोग E इक्वल्स टू, एक ही तो बचा है, E इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 की जगह ऊपर में क्या हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा। क्या ये सबको क्लियर है क्या? पिछले वाले और इस डेरिवेशन में क्या फर्क हुआ, कंडक्टर के अंदर मेरा फील्ड 0 होता है, शीट में दोनों साइड में बाहर था, ओपन था, लेकिन यहां पे मेरा जो एक एंड है वो इनसाइड है। तो इसीलिए कहते हैं कि कंडक्टर के, किसी भी कंडक्टर के क्लोज पॉइंट पे, किसी पॉइंट पी पे हमेशा जो फ्लक्स होता है, हमेशा जो फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी भी कंडक्टर के क्लोज में फील्ड हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या याद रहेगा क्या? जल्दी से इसको लिखिए, कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछिए। मैंने बोला एक सिलिंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस लिया, फिर गॉस लॉ लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। गॉस लॉ में कुल मिला के 3 एरियाज हैं, बाहर वाला आउटवर्ड, अंदर वाला इनवर्ड, ठीक है। तीसरा एरिया क्या है, ऊपर की तरफ।
वो फील्ड से 90 डिग्री पे है, तो ये वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो 90 डिग्री की वजह से कैंसिल हो गया, ये जो है वो किसके वजह से क्लियर हो गया, 90 डिग्री की वजह से। ठीक, यहाँ पे भी कितना 0 डिग्री है और यहाँ पे भी कितना है 0 डिग्री है, लेकिन E3 फील्ड ही 0 है, दूसरा वाला फैक्टर भी खत्म हो गया। तो मेरे पास सिर्फ कौन सा बच रहा है, बाहर वाला बच रहा है मेरे पास। क्या हमारे बाकी दोनों एरिया वाले फैक्टर 0 नहीं हो गए क्या, फ्लक्स एक में अंदर में फील्ड है ही नहीं, तो फ्लक्स कहां से होगा नीचे अंदर वाले में। कंडक्टर के अंदर में कोई फील्ड लाइंस थोड़े ना होता है, जो परपेंडिकुलर वाला है, जो कर्व्ड सरफेस है, वहां पे एंगल 90 हो जा रहा है, एक ही तो बच रहा है बाहर वाला पार्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी लिखें। आज के बाद दो फॉर्मूला याद रखना है, शीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टर की वजह से, कंडक्टर का वजह की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दो ही फॉर्मूला याद रखना है इसमें। डेरिवेशन वाला पार्ट सब खत्म हो गया, अब डेरिवेशन नहीं बचा है। अब मैं होपफुली आपको जितनी अब आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो बहुत हद तक रिकॉल करेंगे चीजों को जो हमने पढ़ रखा है। डन, लिख लिया? दिव्यांशु समझ में आ गया? रोशन, आशुतोष, अंशु, देखो ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए समझ में नहीं आएगा। 5 ही डेरिवेशन है गॉस लॉ के, हर बार आपको लगेगा जब रिवाइज करोगे कि सर ये लॉजिक क्या है, इसीलिए ये रिवीजन इतना रिक्वायरमेंट है इसके लिए। चलो, सब सेम है, हल्का हल्का लॉजिक का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है, एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है, सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। 3 प्लेट्स दिए हुए हैं, 3 प्लेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 3 प्लेट्स दिए हुए, पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। पैरेलल प्लेट एक तरीके से मान लो कंडक्टिंग शीट है, पैरेलल प्लेट का मतलब मान लो एक कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट, ठीक है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। लॉजिक इसके पीछे क्या याद रखना है मैं बता देता हूं। याद रखना है कि एक प्लेट की वजह से, ठीक है, किसी भी पॉइंट पी पे जो फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पॉजिटिव होगा तो अवे होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये टूवर्ड्स होगा। इतना ही लॉजिक याद रखना है। चलो करो, कोई डिस्टेंस विस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है।
एनीवन? ये क्वेश्चन जो दिया है ये टफ नहीं है, थोड़ा सीखने वाला क्वेश्चन है। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए एक एक प्लेट का नाम दे देते हैं, 1, 2 और 3। ठीक, नाम दे दिया प्लेट का। अच्छा मुझे ये बताओ कि पहला वाला क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। सब लोग बताइए, पॉजिटिव वाले पहला वाले प्लेट की वजह से फील्ड कैसा होगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड? सब लोग बताओ चैट में, पहले वाले की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? सब लोग एक एक करके सीखते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड? पहले वाले प्लेट की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड कैसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? जल्दी। दिव्यांशु ने कहा अपवर्ड, रोशन ने कहा डाउनवर्ड, बाकी लोग? आर्यन डाउनवर्ड, अनिमेश डाउनवर्ड। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की वजह से क्या होगा? क्या डाउनवर्ड नहीं हो जाएगा क्या? इवन हमारा डाउनवर्ड नहीं हो जाएगा क्या? बताइए, इवन डाउनवर्ड हो जाएगा क्या? और इवन का वैल्यू कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलिए, देख लेते हैं दीक्षा, सही है, डायरेक्शन का थोड़ा सा मसला हो सकता है। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पहला हो गया। अब कोई आपसे पूछे कि दूसरे की वजह से बताओ कितना होगा, दूसरे प्लेट की वजह से, दूसरे प्लेट की वजह से कितना होगा, सेकंड प्लेट की वजह से, सेकंड प्लेट की वजह से कितना होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? सेकंड प्लेट की वजह से कैसा होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड? आयरन कह रहा है अपवर्ड। भाई लेकिन सेकंड प्लेट नेगेटिव है, तो नेगेटिव के तो टुवर्ड होता है ना, नेगेटिव के तो टुवर्ड्स होता है ना, E2, तो E2 कितना हो जाएगा? क्या E2 भी डाउनवर्ड नहीं हो जाएगा क्या? तो क्या हम लिख सकते हैं E2 इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन बाद में देख लेंगे हम लोग। टोटल E3 देखते हैं, E3 के लिए क्या होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? बोलिए, E3 के लिए अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? वेरी गुड, E3 थर्ड भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड। वेरी गुड, तो डाउनवर्ड होगा तो E3 कितना हो जाएगा इसके वजह से, सिग्मा अपॉन फिर से क्या हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। तीनों की वजह से डाउनवर्ड होगा, तो टोटल फील्ड क्या कर देंगे, नेट फील्ड ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दिक्कत क्या है, ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड? टोटल बताइए, सही है रोशन? क्या टोटल जो नेट फील्ड आया है, नेट फील्ड आया है वो क्या डाउनवर्ड है क्या? तो क्या हम कह सकते हैं कि माइनस के कैप होगा डायरेक्शन? तो कौन सा ऑप्शन से सही होना चाहिए, क्या सी ऑप्शन सही होना चाहिए क्या? बोलिए, क्या इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग? क्या हम लोग इस तरह के सवाल कर सकते हैं जहां पे सिग्मा दिया हुआ है तो आराम से फील्ड निकाल सकते हैं, पॉजिटिव के अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स? ये बहुत बेसिक है, हम आज पूरा क्लास अगले 25 मिनट इसी फॉर्मूले पे बात करने वाले हैं, लेकिन क्या ये बेसिक समझ में आ रहा है क्या? ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? चलिए सब लोग हेडिंग डालें, एक फ्रेश टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसमें एक भी लाइन ऐसा नहीं होगा जो आप पहले नहीं पढ़े होंगे, सब आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है? बट हम इस टॉपिक को अलग से पढ़ते हैं क्योंकि इससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, खासकर थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे, ठीक है, जहां पे एक्सप्लेन करना होता है अपने को। तो हेडिंग डाल लेते हैं कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज।
कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो भी फील्ड और फ्लक्स को लेके डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर पाएंगे। एनसीईआरटी में मात्र एक पैराग्राफ में दे दिया गया है ये चीज, लेकिन ये ज्यादा डिजर्व करता है ये टाइम। ठीक है, चलिए कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज, कंडक्टर्स क्या होता है? तो कंडक्टर्स आर मटेरियल्स which contain large number of free electrons, which contain large number of free electrons which can move freely inside the conductor। ये कंडक्टर की पहचान यही होती है। ठीक है, कंडक्टर की पहचान यही होती है कि उसके अंदर में ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। बैटरी लगाते हैं तो उसमें करंट फ्लो करता है। दूसरा पॉइंट, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें याद रखिएगा, कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इसका मतलब क्या है कि जो भी कंडक्टर आप लेंगे उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर जो होते हैं जनरली वो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। ठीक है, तीसरा, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स आउट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज जो होता है हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। ठीक है, वो तो पढ़ाया था ना, कंडक्टर में कहीं भी चार्ज डालोगे वो सरफेस पे आ जाता है, हमने पढ़ाई था ये तो। चौथा, if there is cavity inside the conductor having no charge and then charge will always reside on outer surface। कहीं भी चार्ज को रख दीजिए वो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे ही रिसाइड करेगा। क्लियर? पांचवा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये बता चुका हूं प्रॉपर्टीज में, हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर इनटू कंडक्टर्स, क्योंकि अंदर में फील्ड कितना होता है? 0। ठीक है, सब लोग इत्मीनान से इन 6 पॉइंट्स को लिख लेंगे और 2 पॉइंट और बताऊंगा, ये 8 पॉइंट लिख लेंगे। सब कुछ धीरे धीरे अगले एक क्लास तक समझ में आएगा। ठीक है, 50-60% समझ चुके हैं, 1-2 पॉइंट जो समझ में नहीं आया है वो धीरे धीरे आएगा। पर ये कंडक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट को याद रखना। 6 पॉइंट है, 2 पॉइंट और लिखवाऊंगा, जगह छोड़ के रखिएगा, मतलब इसके नीचे और 2 लिखवाऊंगा, जल्दी नोट डाउन करें। कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसमें आपको दूसरा पॉइंट आगे पता चलेगा। ठीक है, तीसरा आप जानते हो, चौथा पॉइंट आज के क्लास एंड तक बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पांचवा बता चुका हूं, छठा बता चुका हूं, सिर्फ 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जो आपको क्लियर एक्सप्लेन नहीं किया। देख लो तो से यस रिटर्न प्लीज। यार तुम लोग चुनाव लड़ रहे हो आजकल, सुना है तुम लोग आजकल नारे लगाते हो क्लास में, क्यों? आशुतोष कह रहा है यस, इसके लिए आशुतोष नारे लगाने के लिए? यार लिख लिया, सुनने क्लास में नारे वारे लगा रहे हो केमिस्ट्री क्लास में तुम लोग। हमको लग रहा था चुनाव तो लड़ना नहीं चाहते हो। अबे हमारे क्लास में भी लगाओ नारे। हुआ था ना अरे क्लास में कुछ, केमिस्ट्री क्लास में किसी ने तो कुछ किया है, तुम लोग तो थे शायद क्लास में।
भाई मुझे लगा चुनाव लड़ना वड़ना है, 2 दिन से हो रहा है अंशु। यार एक्चुअली ना दिक्कत है कि मुझे पता है किसने किया है, और मैं वेट कर रहा हूँ ना ऑफलाइन खुलने का। फिर मैं ना पूरे चौराहे पे ना नारे लगवाऊंगा, मैं अपने ही नाम के नारे लगवा दूंगा। ठीक है। मैंने एक्चुअली जान गया हूं कि कौन कर रहा है, दिक्कत यही है। और तुम लोग जो नाम चेंज करके जो दिमाग लगाते हो ना, वो बच्चे हो अभी तुम लोग। हम लोग रोज यही काम कर रहे हैं, तुम 2 क्लास करते हो, हम रोज 8 क्लास 6 क्लास अरेंज करते हैं। सारा खेल जानते हैं। हमको पता था कि ये होगा, इसलिए सबका ईमेल आईडी कलेक्ट कर लिया था, पता चल जाए। तो ये जो बेवकूफिया कर रहे हो ना, और आईडी अपने क्लास के आईडी को शेयर करना किसी को भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना कि खुद करना। दोनों उतना ही बड़ा कंसर्न है। आप खुद किसी को दे दें अपना आईडी, ठीक है, वो भी उतना ही सीरियस इशू है जितना आप खुद गलत करते हैं। ठीक है। और 99% लोग क्लास में सीरियसली पढ़ाई कर रहे होते हैं, सिर्फ 1 या 2 बच्चे ये काम कर करके माहौल खराब करते हैं। सो सुधर जाओ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कौन कर रहा है। और कभी हमारे क्लास में हिम्मत करके देखो। हाँ दीक्षा, नीलम सर की जय हो। कभी हमारी भी जयकारा लगाओ क्लास में, फिर तुमको हम चुनाव लड़वाते हैं। वही कह रहा हूँ कि ये सब काम, क्योंकि आप नए टीचर हो, क्या इंप्रेशन क्रिएट किया आपने। दिल्ली से एक टीचर को मैंने बिठाया, इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको भी पता है कि नीलम सर क्लास लेना शुरू किए। उन्होंने ट्राई किया, पर पहले दिन वो क्लास के बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई, हमें क्लास रोकना पड़ गया। ठीक। उनको रेस्ट देना पड़ गया 1 वीक के लिए। हमने दिल्ली से टीचर को तुरंत अरेंज किया, और वहां से आपकी क्लासेस ना बंद हो, रूटीन को चेंज किया, और हर दिन 4 दिन क्लासेस लगाई। ठीक है। लेकिन आप लोग जा करके नारे लगाते हो। आई थिंक नीलम, अंशु, नीलम सर, नहीं नहीं आप नहीं, दीक्षा आपने नहीं किया, मुझे तो पता है ना किसने किया है, तो फिर इतना दिमागी क्यों लगाना। अंशु, नीलम सर होपफुली नेक्स्ट वीक से पढ़ाने लेंगे। ठीक है। अभी उनके सारे इंजेक्शन वगैरह बंद हो चुके हैं, अभी ही इज रिकवरिंग वेल। हमने थोड़ा जल्दबाजी कर दिया था लास्ट वीक में, तो ही इज रिकवरिंग वेल। ठीक है। ठीक है, एनीवेज नाम मैं क्यों बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब ऑफलाइन आएंगे ना, तो मैं चुनाव लड़वा दूंगा उन्हें, जिन्होंने नारे लगाए हैं। हम क्यों ऑफलाइन तो कुछ करने, ऑनलाइन में कुछ कर नहीं पाएंगे, थोड़ा बड़ा घर पे फोन कर पाएंगे। इतना से तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। तुम लोग के लिए इतना छोटा क्या, बाकी लोग जो क्लास कर रहे हैं वो लोग सतर्क रहे, वो ना करें इस तरह का। क्योंकि मुझे पता है 90% लोग तो सीरियसली क्लास कर रहे थे, एक बच्चे ने बदमाशी किया है, मैं बाकी सबको क्यों दोष दूं। चलो एक काम करते हैं। यार ये वाला देख लो, मैंने जो अभी अभी पढ़ाया है आपको, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर गिवन नियर द कंडक्टर। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द कंडक्टिंग सरफेस इज गिवन बाय द फॉर्मूला सिग्मा बाय, अभी तो बताया है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी बताया ना कि कोई भी शेप का कंडक्टर ले लीजिए आप, कोई भी शेप का कंडक्टर ले लीजिए, कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। इसके क्लोज के किसी भी पॉइंट पे अगर आप फील्ड देखना चाहेंगे तो फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहीं भी आप देख लीजिए। ठीक है। ये मैंने आपको पूरा डेरिवेशन कराया था, इतना इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने फिगर बनाया वही बना लीजिए खाली। देखो ये डेरिवेशन देखो, सब लोग कराया था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर, तो मैंने देखा था ना कि क्लोजिंग पॉइंट पे कहीं पे भी फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां भी वही एग्जांपल दे रहा हूं, ये प्रॉपर्टी में ही है, ये प्रॉपर्टी में लिख लीजिए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द कंडक्टिंग सरफेस इज गिवन बाय द फॉर्मूला E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो व्हाइट वाला पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक एग्जांपल जो मैंने बनाया है उसको आप बना लो खाली बस। किसी भी सेफ साइज के कंडक्टर के बगल में, बोलिए समझ में आ गया क्या। ये लिख पढ़ा चुका हूं, बस पॉइंट वाइज सबको लिखवा रहा हूं बस, और कुछ नहीं।
लिख लिया होगा सब। आपको एक जगह ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए कंडक्टर के बारे में। गुड। आगे बढ़ते हैं। When a conductor is grounded, its potential becomes zero। मैंने ये अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को कि कभी भी अर्थिंग लगाते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको कि किसी भी चार्ज बॉडी को अगर आप अर्थ करते हैं, ठीक है, अर्थ करते हैं, अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, तो सारा का सारा चार्ज क्या हो जाता है, फ्लो कर जाता है, और फाइनली सरफेस का भी पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0 वोल्ट। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर किसी कंडक्टर में हम लोग अर्थिंग लगा देते हैं, अर्थिंग लगा देते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना बन जाता है, 0। पॉइंट लिख लीजिए बस खाली। When a conductor is grounded, its potential becomes 0। लिख लीजिए, when conductor is grounded, its potential becomes 0। हमने अर्थिंग वाला एग्जांपल कंडक्शन में पढ़ा था, सेकेंड क्लास में बताया था, बिल्कुल। फिगर दिव्यांशु हल्का शॉर्ट में बना लो ना, कोई भी हल्का शॉर्ट में फिगर बना लो। दिमाग में एक हर चीज का ना पिक्चराइजेशन बहुत जरूरी है। अर्थिंग वाला एग्जांपल दिया था ना, किसी को भी अर्थिंग करोगे उसका भी पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है और अर्थ इनफिनिट साइज का होता है, तो कितना भी चार्ज वो ले सकता है। ठीक है, चलिए, होपफुली वो स्टेटमेंट लिख लिया होगा और एक फिगर बना लिया होगा इसका। चलिए, हो गया। अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं चार्ज कंडक्टर को लेकर के, समझिएगा। ये एक तरीके का कंडक्टिंग शीट आपके पास रखा हुआ है, ठीक है, ये एक कंडक्टिंग शीट है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक क्यू चार्ज दे दिया इसको, हमने एक क्यू चार्ज दे दिया। अब ये जो क्यू चार्ज हमने दिया, ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी क्यू चार्ज की, ये जो क्यू चार्ज की टेंडेंसी होगी कि क्यू चार्ज जो है वो डिवाइड होगा, क्योंकि एक शीट के दो साइड्स होते हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो शीट जो चार्ज हम देंगे इस कंडक्टिंग शीट को, ये चार्ज क्या होगा, डिवाइड होना चाहेगा, लेकिन हमको नहीं पता कैसा डिवाइड होगा। मान लीजिए हमने एक कंडक्टिंग शीट को क्यू चार्ज दे दिया, तो हम जैसे ही देंगे तो एक पार्ट इसका चार्ज का किधर आ गया, x, तो बचा किधर चला गया, q माइनस x। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम कैसे पता करें कि कहां पे कितना चार्ज होगा। क्लियर है क्या, पता ही नहीं है कैसे कहां कितना चार्ज डिवाइड हुआ। हमने मान लीजिए एक सीधा सीधा कंडक्टिंग शीट को क्यू चार्ज दे दिया, हम देखना चाहते हैं चार्ज कैसे सरफेसेस पे जा रहा है, तो एक आपका अंदाजा क्या लगेगा, सर आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाएगा, लेकिन नहीं कह सकते ना सीधा सीधा। तो एक लॉजिक हमारे पास लेकिन हमेशा रहता है, क्या लॉजिक रहता है, ठीक है रोशन, मैंने बोला कि मान लीजिए ये पूरे शीट को हमने ना क्यू चार्ज दिया होगा, ठीक है रोशन, तो आखिर चार्ज सब एक ही सीट एक साइड तो रहेगा नहीं रोशन, रोशन चार्ज तो दोनों साइड जा सकता है ना रोशन। मैं कह रहा हूं कि एक ही साइड तो चार्ज रहेगा नहीं, चार्ज तो दोनों साइड हो सकता है, तो लेकिन कितना चार्ज होगा हमको पता ही नहीं है, तो हमने क्या बोला, एक में x होगा तो दूसरे में कितना हो जाएगा, q माइनस x। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि मेरे इस p पॉइंट पे जो कंडक्टर के अंदर में है, जो कंडक्टर के अंदर में है, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, जो कंडक्टर के अंदर है वहां पे फील्ड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में फील्ड क्या होता है, 0। तो अगर बिना आंख बंद करके कोई एक पॉइंट हम अगर कह सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं, फील्ड एट पॉइंट P इज 0। इज इट क्लियर। मान लीजिए कि दोनों सरफेस का एरिया है A और इसका भी एरिया कितना है A। क्लियर है, तो अगर मैं ये कहूं कि फील्ड एट पॉइंट P दो वजह से होगा, एक सरफेस 1 की वजह से और एक सरफेस 2 की वजह से। P पॉइंट पे जो फील्ड है वो कहां पे होगा, एक 1 की वजह से होगा और एक 2 की वजह से होगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा, अगर 1 की वजह से देखें, 1 की वजह से देखें फील्ड ड्यू टू 1, तो फील्ड ड्यू टू 1 क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो कैसा होगा, अवे होगा, फील्ड ड्यू टू 1। और कितना वैल्यू होगा, याद करिए, एक शीट की वजह से फॉर्मूला कितना होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था, तो हम कह सकते हैं क्या कि सिग्मा 1 पहले सरफेस का अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन भाई सिग्मा है कितना, सिग्मा कितना है, सिग्मा कितना है, क्यू माइनस एक्स अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? एरिया अपने को, एरिया दिया हुआ है अपने को, चार्ज दिया हुआ है ना, सिग्मा कितना होता है, फर्स्ट सरफेस पे अगर सिग्मा बोलूं तो चार्ज अपॉन एरिया होगा। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं सेकंड सरफेस को लेके, सेकंड सरफेस की बात करूं तो सेकंड सरफेस की वजह से फील्ड किधर होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कितना हो जाएगा, अवे हो जाएगा इधर E2। अच्छा E2 कितना होगा, दूसरे वाले का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्लियर है क्या कि हम इसको लिख सकते हैं, दूसरे वाले का कितना है, दूसरे वाले का तो x चार्ज है अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या आ गया, अगर P पॉइंट पे फील्ड जीरो होना है, अगर क्या हम कह सकते हैं क्या कि P पॉइंट पे फील्ड जीरो होना है अगर, तो E1 माइनस E2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यानी हम कह सकते हैं कि E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। बोलिए इक्वेट करते हैं क्या, कितना हो जाएगा, Q माइनस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू x बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू कितना हो गया, Q माइनस एक्स इक्वल्स टू x, फाइनल कितना आ गया, 2x इक्वल्स टू Q। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, Q बाई 2। क्या ये सबको मेरी बात समझ में आई क्या, क्या सबको मेरा बात समझ में आया क्या, जो आपके दिमाग में यही चल रहा था कि सर चार्ज आधा आधा हो जाएगा, लेकिन यहां पे एक वर्ड याद रखना, आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट, मतलब सिंगल कंडक्टिंग शीट रखोगे तब यह हालत होगी। तो क्या ये बात समझ में आया क्या कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों जगह पे हो रहा है, किस मकसद से हो रहा है, मकसद बहुत क्लियर है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होगा कि कंडक्टर के अंदर का फील्ड कितना हो जाए, जीरो। क्या ये सबको क्लियर है क्या, क्या हम कह सकते हैं क्या कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट रखेंगे तो चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड, कह सकते हैं क्या, चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड। बोलिए क्या हम कह सकते हैं चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड, बोलिए, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, सब लोग जल्दी से इसको समझ लें, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज करने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये, कि चार्ज के डिवीजन का मकसद क्या है, एक ही लाइन याद रखना है, चार्ज कुछ ऐसे डिवाइड होना चाहता है कि हम कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो हो जाए हमारा। ठीक है, अभी एक देख रहे हो, मैं 2 लाऊंगा, मैं 3 लाऊंगा, मैं 4 भी लाऊंगा कंडक्टर इस तरह का, लेकिन मकसद बहुत क्लियर है, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू हमारा प्लानर अगला वीक हमारा लास्ट वीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, तो हमें शायद एक आध क्लास एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी और चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। पर हाँ, हम दूसरे चैप्टर का भी पूरा काफी पार्ट पढ़ लेंगे। कहीं भी दिक्कत हो समझो, हमने क्या बोला, हमने आपको इतना ही बताया था ना कि शीट की वजह से फील्ड कितना होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक कंडक्टिंग शीट दो साइड से बने हैं, दो साइड से बने हैं, हमने क्यू चार्ज दिया तो चार्ज कुल मिला के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक, एक में तरफ x गया, दूसरे में q माइनस एक्स गया। लेकिन चार्ज डिवाइड का मकसद क्या था, अगर एक ही तरफ, मान लो खुद सोचो, अगर चार्ज एक ही तरफ होता तो क्या इस शीट के अंदर में फील्ड जीरो हो पाता क्या,
क्या अगर चार्ज एक ही साइड डिस्ट्रीब्यूट होता तो फील्ड, तो क्या हम कह सकते थे क्या कि फील्ड जीरो होगा बीच में? नहीं, फील्ड जीरो नहीं होता। जल्दी, हमें समझना पड़ेगा एक कंडक्टिंग शीट के दो सरफेसेस होते हैं, ठीक है? चलिए ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, जो समझ गया उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, एक लाइन का आंसर है इसका, ठीक है? एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं सब लोग। हमने अंदर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक शीट की वजह से देख लिया, अब उसके वजह से फील्ड कैसे निकालते हैं उसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल समझो या इसको एक पूरी तरीके से एक नोट्स का एक पार्ट ही समझ लो। सब लोग सोचेंगे इसको, एक चीज प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं किसका दिमाग चलता है, हो जाए तो बताना। Isolated infinite sheet contains Q1 on one of its surface and charge Q2 on its another surface. ठीक, prove that electric field intensity at a point in front of the sheet, किसी बाहर के किसी पॉइंट पे Q by 2A epsilon naught होगा, where Q is sum of total charges। तो क्या सब लोग ये सोच सकते हो क्या कि कितने सरफेस की वजह से होगा? कितना सरफेस? अब ऐसे समझो कि P पॉइंट पे फील्ड दो शीट की वजह से हो रहा है क्या, एक Q1 वाला और एक Q2 वाला। Q1 वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड कैसा होता है? अवे होता है, E1। और Q2 वाला भी कुछ नहीं दिया हुआ है तो पॉजिटिव है। वेरी गुड, वेरी गुड दीक्षा, हो गया। दूसरा वाला भी कितना होगा? E2, वो भी पॉजिटिव है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि पहले वाले की वजह से कितना होगा फील्ड, तो आपको क्या लिखना चाहिए? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। पहले वाले सरफेस का सिग्मा कितना होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। तो क्या लिख सकते हैं? Q1/2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अगर मैं बात करूं E2 की तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q2/2A एप्सिलॉन नॉट। बोलिए। तो क्या अगर मैं बोलूं टोटल फील्ड की बात करूं तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 हो जाएगा क्या? E1 प्लस E2 हो जाएगा क्या? तो क्या कहोगे? Q1/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2/2A एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, दोनों का सम कितना हो जाएगा? Q/2A एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? आप बताओ, क्या ये बात समझ में आया क्या सबको? तमन्ना, आया समझ में क्या? तमन्ना, रोहित। मैंने बोला कि पी पॉइंट पे दो शीट की वजह से हो रहा है,
एक की वजह से क्या लिख दिया, Q1/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से Q2/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वजह से फील्ड ऐड कर दिया, तो कितना हो गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मुझे इतना बताओ, मैं एक ही पॉइंट के साथ एंड कर रहा हूं, कि बाहर पे फील्ड डिपेंड कर रहा है क्या कि चार्ज कैसे डिवाइड हुआ है? वो तो टोटल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, उसको कोई लेना देना है क्या कि चार्ज कैसे डिवाइड हो रहा है? आप मुझे बताइए, क्या जो बाहर में फील्ड हो रहा है क्या वो डिपेंड कर रहा है कि अंदर में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? बिल्कुल नहीं। आपको कोई लेना देना नहीं है कि अंदर में चार्ज क्या डिवाइड हुआ है। आपको मतलब उसके टोटल चार्ज से होनी चाहिए, ना कि उसके उसके चार्ज के डिवीजन की वजह से। अंदर में चार्ज डिवाइड हुआ एक अलग पार्ट है, लेकिन बाहर में फील्ड अंदर के चार्ज डिवीजन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये सबको क्लियर है मेरी बात? बोलो। आज के बाद कभी ये सबसे बड़ा दिमाग में कंफ्यूजन क्या रहता है कि जैसे ही मैं आपको फील्ड निकालने को कहता हूं ना, आप अपना दिमाग दौड़ाने लगते हो। अच्छा सर, तो फिर मतलब अंदर में चार्ज का डिवीजन देखना पड़ेगा? नहीं, फील्ड निकालने के लिए हमको डिवीजन से कोई लेना देना नहीं है। दो अलग सवाल बनते हैं इस शीट्स में। एक होता है डिवीजन चार्ज का बताओ, और दूसरा होता है फील्ड कितना होगा। फील्ड क्या सीधा सीधा कह सकते हैं क्या, सिग्मा अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। हमको पूरे चार्ज से मतलब है, चार्ज के डिवीजन से कोई मतलब नहीं है। एक सवाल कर दो मेरा, अगर अगर ये लॉजिक समझ में आ गया है तो, और हम लोग मान लेंगे कि हमें टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, फिर हम लोग चार डिवीजन पे और आगे बात करेंगे। आपके पास सीट्स दिए हुए हैं, मुझे चारों पॉइंट पे फील्ड बताना है। अगले 5 मिनट के अंदर सब लोग बताएंगे। 4 पॉइंट से चारों पॉइंट पे फील्ड बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार। आपके पास 3 शीट्स दिए गए हैं। पहले ही कह चुका हूं, फील्ड निकालने को दे रहा है। फील्ड निकालने को कभी भी दे रहा हो, आपको कभी चिंता नहीं करनी है कि चार्ज कैसे डिवाइड हो रहा है। चलिए ट्राई कीजिए। ए पॉइंट पे आपको फील्ड बताना है। कितने कंडक्टिंग शीट्स हैं? कितने कंडक्टिंग शीट्स हैं? 3। ठीक बात। एक पॉइंट पे तीनों की वजह से निकाल सकते हैं क्या? 1 वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, अवे। इक्वल्स टू कितना होगा, Q/2a एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, 2 की वजह से होगा 2 वाट्स, E2 -2Q सॉरी, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन लिख दिया ना हमने। 2Q/2a एप्सिलॉन नॉट। और तीसरा भी पॉजिटिव है, तीसरे की वजह से भी क्या होगा, अवे। तीसरा भी क्या होगा, अवे, E3। ठीक है, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं दिखता। मैं पहला वाला बस बता दे रहा हूं एक, अब बाकी आप ही को सॉल्व करना है। E3 इक्वल्स टू तीसरे वाले की वजह से कितना होगा, 3Q/2a एप्सिलॉन नॉट। नहीं यार रोशन, सिग्मा के लिए नहीं लिखो ना, क्यू में रखो ना सबको आंसर को। तो क्या अगर टोटल निकालना हो, ई नेट निकालना हो, तो क्या फिगर देख के नहीं कह सकते हैं E1 प्लस E3 माइनस E2, E1 प्लस E3 माइनस E2, इस फिगर के हिसाब से चल जाइए।
कितना हो जा रहा है E1 प्लस E3 Q प्लस 2Q 3Q माइनस 3Q सॉरी Q प्लस 3Q 4Q माइनस 2Q कितना हो जा रहा है 2Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। हाँ सही है आर्यन, सही है। माइनस साइन क्यों लगाया मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आई थिंक आप डायरेक्शन शो करना चाह रहे थे, नेगेटिव डायरेक्शन शो करना चाहते हैं। तो कितना हो जा रहा है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है। क्या सबको तरीका समझ में आ गया? क्वेश्चन में दम नहीं है, ये सीखने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये। चलो 1 मिनट का टाइम देता हूं, सब लोग बी ट्राई करेंगे। बी पॉइंट जो है उसके आसपास 3 शीट्स हैं, तीनों के वजह से फील्ड निकालना होगा। बी में आपके 3 प्लेट्स हैं, मैंने नाम तो पहली प्लेट का दे रखा है, एक एक करके देखो ना। 1 की वजह से, 1 की वजह से फील्ड कितना होगा बी पॉइंट पे? पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इस साइड है, पॉजिटिव की क्या होता है अवे, ये E1 हो जाएगा। नेगेटिव है E2 भी क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स हो जाएगा। और E3 कितना हो जाएगा, अवे हो जाएगा इधर। जल्दी देखिए क्या नेट फील्ड आ रहा है, क्या नेट फील्ड कितना आ रहा है? नेट फील्ड इस बार आ रहा है क्या, E1 प्लस E2 है, E1 प्लस E2 माइनस E3। 1 2 3 में कंफ्यूज मत हो ना। 1 माना है पहले शीट को, 2 माना है दूसरे शीट को, 3 माना है तीसरे शीट को। 1 2 3 तो सीधा सीधा देखो ना, सब में नीचे 2A एप्सिलॉन नॉट है, चार्ज का ही मेन काम है। तो क्या लिख सकते हैं, 2A एप्सिलॉन नॉट तो है ही, सॉल्व करना है, आप अलग अलग तीनों का निकाल लीजिए। E1 प्लस E2 यानी Q माइनस Q और 2Q 3Q माइनस 3Q, जीरो आ रहा है क्या? देख लीजिए क्या जीरो आ रहा है क्या? दीक्षा बिल्कुल सही है, अनिमेश बिल्कुल सही है, रोशन गलत हो गया था। क्या सी और डी खुद से कर लोगे सब लोग? क्या सब लोग सी और डी खुद से ट्राई कर लोगे? घर पे थोड़ा मेहनत करना, इसी बहाने सीख जाओगे सब लोग। इसको बढ़िया से रिवाइज करके आना, क्योंकि अगले दिन इसी को कंटिन्यू करने वाला हूं। अगले दिन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप इसको ठीक से पढ़ के आए, ठीक है? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। शीट की वजह से एक फॉर्मूला और दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव के अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है। पहली चीज आप पढ़ के आओ ठीक से, अगले दिन इसका डाउट क्लियर कर दूंगा अगर डाउट भी रहेगा तो। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। ओके, एंडिंग द क्लास बच्चों, हैव अ नाइस डे। अगले दिन इसको कंटिन्यू करेंगे, सब लोग पढ़ के आना थोड़ा। अनिमेश शायद सी बता रहे हो क्या? सी में मैं बता देता हूँ। क्यू अवे होगा, 3Q 2Q हो जाएगा, और 2Q हो जाएगा अवे, और माइनस 2Q टुवर्ड्स 4Q हो जाएगा। 4Q ठीक है, बिल्कुल सही है अनिमेश, बिल्कुल सही है, डन, ठीक है, सही है। लेकिन नेगेटिव साइड आ रहा होगा मुझे लगता है, क्या निमेश जल्दी बता दो, खत्म करूंगा क्लास। नेगेटिव साइड आ रहा होगा, माइनस साइड मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा होगा, है ना? चलिए, ओके, बाय बाय।